एरोप्लेन वाली चुड़ैल और बच्चे। बच्चे अपने क्लास में बैठे हुए थे, तभी उनकी टीचर पायल कहती है, बच्चों, आप सबके लिए गुड न्यूज है। उससे पहले ये बताओ कि आप किस किस में बैठकर घूमे हो आज तक? मैम, हम कार में, स्कूटर पर और मेट्रो में, ट्रेन में, ऑटो में, ऊंट पर, हाथी पर घूमे हैं अभी तक तो। क्या बाकी बच्चे भी इन सब पर बैठकर घूमे हैं? यस मैम। ओके, तो कोई एरोप्लेन में घूमा है बैठकर, जिसने ऊंचाइयों से नीचे का नजारा देखा हो? एनीवन? नो मैम, हम कभी नहीं बैठे। मैम, बस हमने आसपास में देखकर आज तक एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है। सारे बच्चों ने एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है। मैं हूँ ना, आप सबके ग्रेड बहुत अच्छे आए हैं। पूरे स्कूल में मेरी क्लास के बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, इसलिए मैं आप सबको एरोप्लेन के टूर पर ले जाना चाहती हूँ। आपको उसकी सैर कराना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे रेडी हैं? पायल की ये बात सुनकर सभी बच्चे डेस्क पर हाथ मारकर चिल्लाकर कहते हैं, यस मैम, यस मैम, हम जाएंगे मैम, हम जाएंगे। हाँ मैम, हम भी जाएंगे। ओके, सारे बच्चे अच्छे से बैठो। ज्यादा परेशान किया तो कैंसिल कर दूंगी अभी एरोप्लेन ट्रिप। नो मैम, हम जाएंगे। हम सब चुपचाप बैठे हैं। सारे बच्चे चुपचाप बैठो और फिंगर ऑन योर लिप्स। तुम बच्चों को कितने अच्छे से हैंडल करती हो, इसीलिए इस ग्रेट ट्रिप पर तुम मॉनिटर हो और सब चीज हैंडल करोगी। ओके मैम। देखो कैसे कीर्ति की बच्ची मैम की चापलूसी करके ओके मैम कर रही है। 4 दिन बाद पायल परमिशन लेकर एयरपोर्ट पर बच्चों को लाती है और प्लेन में सबको सीट बेल्ट लगाकर बैठा देती है और कहती है, अच्छा, अब हम प्लेन में बैठ चुके हैं। कुछ देर बाद ये प्लेन चलेगा, तो सभी बच्चे अपनी जगह पर चुपचाप बैठेंगे, कोई हिलेगा नहीं एंड नो शोर शराबा। ओके मैम। लेकिन हमें ना बहुत पेट में गुदगुदी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है। और मैम, मेरी तो डर के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लो मैम, इसको तो प्लेन में आते ही भूख लग गई है और कहती है कि डर लग रहा है। कीप क्वाइट, बहुत हो रहा है तुम बच्चों का। ज्यादा शैतानी की तो उसी बच्चे को प्लेन से उतार दूंगी अभी। पायल बच्चे को समझा ही रही थी कि इतने में प्लेन की एयर होस्टेस आकर कहती है, वेलकम टू आवर एयरलाइंस। मैं आशा करती हूँ आप सब और बच्चों के लिए ये एक यादगार सफर रहे। कृपया करके अपनी अपनी सीट की पेटी को बांध लीजिए। एरोप्लेन उड़ना शुरू हो गया है। ये अब तो हमारा हवाई जहाज उड़ेगा। उई, बल्ले, अब तो हम हवा में उड़ेंगे। वाओ! मडगास्कर खुले प्लेन में हिले डुले बिल्कुल नहीं रही। उछले हम बड़े मचल के पर डांट पड़ी जोर से। टिंग टिंग टिंगड़ा डा टिंग टिंग टिंगड़ा टिंग टिंग टिंगड़ा। रितु गाना गा ही रही थी कि अचानक से एरोप्लेन की सारी लाइट जलने बुझने लग गई। सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, ये सारे बच्चे शोर क्यों मचा रहे हो? पागल हो गई क्या? एरोप्लेन से उतरकर देखना तुम्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी। बच्चे शोर मत मचाओ, ध्यान से बैठो। आप बहुत ऊपर की ऊंचाइयों पर हैं। आंटी, मुझे ना भूख लग रही है। आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने टीवी में देखा है आप लोग उनको खाना लाकर देते हो। शांत बैठो, मैं अभी स्नैक्स लेकर आती हूँ। हायला, ये कुंदन तो बड़ा तेज है, इसने तो अपने लिए स्नैक्स भी मंगवा लिया। हाँ, बड़ा तेज है, हम भी मंगवाएंगे। कुछ देर बाद सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि उन्हें भी चाहिए। तभी एयर होस्टेस आंधी के साथ एक चुड़ैल रूप में आती है और एक बच्चे को हवा में उठाकर कहती है, बस बहुत हो गया। अगर अब किसी भी बच्चे ने शोर मचाया या कुछ मांगा तो उसे भी मैं इस तरह हवा में लटका दूंगी। मम्मा, एरोप्लेन में तो चुड़ैल आंटी है। ये एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी हमें मार डालेगी। आय हाय, ये बच्चा कितना रो रहा है। कोई चुप कराओ इसे। मैंने बोला चुप कराओ, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। और रो ऋतिक बेटा। मैम, ये ऐसे नहीं रोएगा क्योंकि मैं इसके सर पर 2 टपली बजाती हूँ। जहाँ एक तरफ चुड़ैल अपने कान बंद करके खड़ी थी, वहीं रितु ऋतिक के सर पर और मारती है, जिससे वो और तेज रोने लगता है। तभी चुड़ैल से और बर्दाश्त नहीं होता। वो प्लेन के सारे बच्चों को अपने जादू से हवा में उठा देती है। अब करो, जो भी चिल्लाया
उसको मैं इस प्लेन से नीचे फेंक दूंगी और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चींटी की तरह गिरोगे और मिट्टी में मिल जाओगे, दिखोगे भी नहीं किसी को। चुड़ैल जी, आप बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। मासूम बच्चे हैं, एरोप्लेन घूमने आए थे मेरे साथ। प्लीज आप दुनिया घुमाने की टिकट मत काटो इनकी। बिल्कुल, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बड़ी देर से मैं चें मैं करे जा रहे हो तुम लोग। चुड़ैल के इतना कहते ही एक बच्चा अपने बैग से पेंसिल उठाकर चुड़ैल की आंख में मार देता है, जिससे चुड़ैल एक आंख पर हाथ रखकर मचलने लगती है। अरे बाप रे बाप, मर गई मैं। किसने मेरी आंख फोड़ दी? छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। जल्दी बताओ किसने ये किया है, किसकी हरकत है ये? चुड़ैल सभी सीट के पास बैग चेक करती है तो उसे रोशन के पास बैग मिलता है। तभी चुड़ैल उस बच्चे को पटक देती है। बच्चा बेहोश हो जाता है तो पायल उसे संभालने आती है और कहती है, अरे कैसी निर्लज औरत हो तुम। तुम्हारे दिल में बच्चों के प्रति बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। आखिर क्यों तुम इतने सारे बच्चों की जान के पीछे पड़ी हो? बोलो क्यों? मुझे लोगों से बदला चाहिए। जो उन्होंने मेरे साथ किया, इसका बदला लेकर ही रहूंगी। लोगों ने जो किया उसका बच्चों से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। 1 साल पहले की बात है। मैं इस एरोप्लेन में एयर होस्टेस का काम बहुत टाइम से कर रही थी। मेरा सपना था एयर होस्टेस बनना, लेकिन फिर मेरी मुलाकात मोहन से हुई। फिर मुझे बेबी हुआ और कुछ टाइम मैं अपने बच्चे के साथ रही, लेकिन फिर एयरलाइन वालों ने मुझे बुला लिया। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को उस दिन मुझे छोड़कर जाना ही पड़ा। और उसी दिन मेरा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर दिया। किसी तरह मैंने एक एक करके सबको बचाया। मैंने उन आतंकवादियों के सर पर गन रखी थी और प्लेन लैंड करवाया। कोई होशियारी की तो ये बंदूक तुम्हारे भेजे में डाल दूंगी। हिलना मत, जल्दी करिए, सब प्लेन से उतर जाइए, जल्दी। सारे लोग प्लेन से उतर जाते हैं। तभी एक आतंकवादी उसे धक्का देकर 2-4 गोलियां मार देता है। तुमने मुझे क्यों मारा? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो भी छोटा है, आज ही मैं उसे छोड़कर आई हूँ। हेल्प मी, हेल्प मी। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी भी इंसान ने मेरी वहां मदद नहीं की। तभी मैंने सोच लिया, इन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए मुझे तड़पाया है, मैं इन लोगों को इनके बच्चों के लिए तरसा दूंगी। इतने टाइम बाद जब मैंने इतने सारे बच्चों को एयरपोर्ट पर देखा तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं तैयार हो गई। ये गलत है, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पास माँ का दिल है ना। इन बच्चों के बारे में सोचो, देखो ये बच्चे, इनमें से कितना खून निकल रहा है। यही अगर तुम्हारा छोटा बच्चा होता यहाँ तो क्या हुआ? सोच में डूब गई। जैसे तुम्हारे बच्चे के लिए तुम जरूरी हो, वैसे ही इन सारे बच्चों को भी माँ बाप चाहिए। कल को तुम्हारे बेटे को ये तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो सह पाओगी? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत किया। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी, मैंने आपको मारा। आप इतनी जल्दी मत जाओ, आप हमें एरोप्लेन की सैर तो करा दो। जरूर। बच्चे की बात सुनने के बाद चुड़ैल बच्चों को एरोप्लेन की सैर कराती है, उनके बारे में बताती है, जिसके बाद सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चुड़ैल चली जाती है। सफाई कर्मचारी चुड़ैल। अरे रूपा, जल्दी जल्दी हाथ चला। हमें समय से पहले सड़क को पूरा साफ करना है, नहीं तो काफी देरी हो जाएगी और कोई हमें देख लेगा। हाँ हाँ दीदी, तुम सही कहती हो। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं गंदगी होगी तो गंदगी में कीड़े पैदा होंगे, जिसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होंगी और इंसानों को तकलीफ होगी। हाँ मेरी छोटी बहन, तुम कितनी समझदार हो। काश इस दुनिया के इंसान लोग भी इतने समझदार होते और अपने आसपास चारों तरफ सफाई रखते। तो क्या हुआ दीदी, हम दोनों बहनें हैं ना सफाई अभियान को कायम रखने के लिए। रूपा और उसकी बहन दिशा दोनों चुड़ैल रात को गांव वालों के सोने के बाद गांव की साफ सफाई में लग जाती हैं। अगले दिन जैसे ही गांव के लोग सुबह उठते हैं तो अपने चारों तरफ इतनी साफ सफाई देखकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, मेरे घर के चारों तरफ तो एक तिनका तक नहीं है।
पूरा गांव साफ सफाई से चमक रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इतनी सुबह सुबह साफ सफाई किसने की होगी, वो भी पूरे गांव की। अरे जिसने भी की हो भगवान उसका भला करे। जरा देखो तो सही हमारा गांव कितना चमक रहा है। मैं तो कहती हूँ गांव वालों, तुम भी इसी तरह अपने घर के आगे साफ सफाई रखा करो। भला हो उस इंसान का जिसने ये काम किया है। अरे अम्मा, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम गांव वाले अपने घरों के आगे गंदा फैला कर रखते हैं? ये लो जीव, कर लो बात। भला मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ऐसा कहा कि अपने घरों के आगे साफ सफाई रखोगे तो बीमारियां पैदा नहीं होंगी। हाँ, बड़ी आई हमें साफ सफाई सिखाने वाली। अरे हम तो अपने घर के आगे साफ सफाई रखते, ये हमारे आसपास के पड़ोसी लोग जो होते हैं वही हमारे घर के आगे कचरा फैलाते हैं। इस गांव में कोई भी कम नहीं है, सभी एक दूसरे के घर के आगे कचरा फैलाते हैं और अपने घर को साफ रखते हैं। अरे बहस करने से तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग मिल बांट के इस गांव को साफ रखने की कोशिश किया करो। गांव के सभी लोग यशोदा की बात को अनसुना करके अपने कामों में लग जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात होने लगती है। आधी रात के समय पूरा गांव अपने घर में जाकर आराम से सो जाता है, लेकिन एक कन्हैया नाम का आदमी आधी रात के समय चौपाल पर बैठकर अपने आप से कहता है, कई दिनों से देख रहा हूँ, आखिर हमारे गांव में इतनी सफाई कर कौन रहा है? मुझे इस बात का पता तो लगाना ही होगा। कन्हैया चौपाल पर बैठा हुआ कड़ी नजर रखता है। आधी रात के समय वो दोनों चुड़ैल बहनें गांव में प्रकट हो जाती हैं। अरे रूपा, देखो तो सही, इन गांव वालों ने दोबारा से पूरे गांव में कचरा फैला दिया है। चलो जल्दी से झाड़ू उठा लो और मेरे साथ मिलकर इस कचरे को साफ करवाओ। चिंता क्यों करती हो दीदी, कुछ ही देर में हम पूरे गांव को सफा साफ कर देंगे और ये गांव बिल्कुल हीरे की तरह चमकेगा, हीरे की तरह। हाँ, बातें कम और काम ज्यादा कर। हमें सुबह के 4 बजने से पहले ही पूरे गांव को साफ करना है। और हाँ, तुझे पता है ना, आज हमें एक काम और करना है। हाँ दीदी, आज हमें बदला लेना है उन चारों से। इतना कहने के बाद रूपा और दिशा दोनों ही गांव की साफ सफाई करने लगती हैं। ये सब कन्हैया चौपाल पर बैठा हुआ देख रहा होता है। कन्हैया ये सब अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि कुछ ही देर में जैसे ही वे दोनों बहनें गांव की सफाई करके निपट जाती हैं, वो वहां से जाने लगती हैं। अरे आखिर ये दोनों कहाँ जा रही हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। वो दोनों चुड़ैल बहनें एक घर के आगे जाकर रुक जाती हैं। वहीं कन्हैया उनका पीछा करते करते उन्हें रुका हुआ देख छुप जाता है। यही है उन दोनों भाइयों का घर। आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इनसे अपनी और अपनी बहन की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। चल रूपा, अंदर चलते हैं। दोनों चुड़ैल बहन घर के अंदर जाती हैं, जिसके बाद कन्हैया उन्हें खिड़की से देखता है। वो दोनों अंदर सो रहे राहुल और कबीर का सोते हुए गला दबाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल उन दोनों भाइयों को मारकर वहां से गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर कन्हैया अचंभित रह जाता है, जिसके बाद जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, कन्हैया गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, अरे गांव वालों, तुम लोगों को पता भी है कि हमारे गांव में ये इतनी सफाई कौन कर रहा है? अरे कन्हैया भाई, अगर तुम्हें पता है तो बता दो, इन बातों को क्यों घुमा रहे हो? अरे मैं बातों को घुमा नहीं रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे कल रात 2 चुड़ैल बहनें इस गांव में आईं और उन्होंने इस गांव की जमकर सफाई की, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल बहनें एक घर में गईं, जिसमें 2 भाई आराम से सो रहे थे। उन्होंने उन दोनों भाइयों को गला दबाकर मार दिया। अरे मैं सुबह ही तो उनके पास होकर आया हूँ, उन दोनों लड़कों के अंतिम संस्कार पर। इसका मतलब उन दोनों को चुड़ैल ने मारा है। लेकिन चुड़ैल ने उन दोनों को क्यों मारा होगा, और वो चुड़ैल हमारे गांव में साफ सफाई क्यों करती हैं? हे भगवान, क्या कहा? चुड़ैल? हमारे गांव में चुड़ैल है? अरे हाँ भाई हाँ, हमें उन चुड़ैलों को इस गांव से भगाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हमें भी मार देंगी। गांव के सभी लोग कन्हैया की बात से सहमत हो जाते हैं। गांव वालों, आज की रात हम उन दोनों चुड़ैलों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। सभी रात को चौकन्ने रहना। गांव के सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, वो दोनों चुड़ैलें फिर से गांव में साफ सफाई करने लग जाती हैं। दिशा और रूपा गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाने लगती हैं। तभी चारों तरफ से गांव वाले अपने हाथों में मशाल जलाकर उन दोनों चुड़ैल बहनों को घेर लेते हैं।
तुम दोनों कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रही हो? देखो, तुम दोनों ने हमारे गांव में 2 आदमी को मार दिया है। अब और नहीं, अभी के अभी हमारे गांव को छोड़कर चली जाओ। चुड़ैल की बच्ची, आखिरकार हमने तुझे आज पकड़ ही लिया। पहले तो तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों हमारे गांव में साफ सफाई क्यों करती हो? गांव वालों, देखो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दरअसल हम दोनों बहनें सफाई कर्मचारी थी। सड़कों और गलियों में झाड़ू लगाकर सफाई किया करती थी। इस गांव के कई लोगों को कई बार समझाने पर भी कोई साफ सफाई नहीं रखता था, लेकिन हम दोनों बहनें इस गांव के कोने कोने से गंदगी निकालना चाहते थे। इसलिए हम दोनों बहनें इस गांव की सड़कों और गलियों पर झाड़ू लगाकर इस गांव को साफ करती हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक दुर्घटना हुई थी। हम इस गांव में जब भी साफ सफाई किया करते थे तो 2 शराबी हमेशा रात के समय शराब की बोतलें और कूड़ा कचरा सड़क पर डाल दिया करते थे। हम हर रोज उन्हें मना करते थे। इस बात से गुस्सा होकर एक दिन उन दोनों ने शराब के नशे में हम दोनों को मारने का सोचा। अरे भाई, ये रोज रोज इन दोनों बहनों का ड्रामा बहुत हुआ। अरे इनका तो किस्सा ही खत्म कर देना चाहिए। ये तो सही कह रहा है भाई। मैं भी रोज रोज की झिकझिक से परेशान हो गया हूँ। आज इन दोनों का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। हम दोनों बहनें उस समय सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। तभी उन दोनों भाइयों ने अचानक से हमारे पास आकर हमारा गला दबाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन दोनों ने हमें मार दिया, लेकिन मरने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हम इस गांव की गलियों में और सड़कों पर रात के समय झाड़ू लगाने लगी। जिसके बाद हमने कल उन दोनों भाइयों को मार दिया और अपनी मौत का बदला लिया। दोनों चुड़ैलों की बात सुनकर गांव के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तभी चुड़ैल से कहते हैं, तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, हमें माफ कर दो। हमें लगा कि तुम दोनों हमारे गांव में हमारे लोगों का विनाश करने आई हो। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। वही चुड़ैल बनने के बाद भी तुम कितना अच्छा सोचती हो। हम लोग आज के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। तुम दोनों बहनों को इस गांव में जब तक रहना है तुम रह सकती हो। गजोदर की बात सुनने के बाद वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और उसी गांव में रहने लगती हैं। रात के समय वो दोनों झाड़ू लगाकर उस गांव की साफ सफाई बरकरार रखती हैं। चुड़ैल का मैंगो रॉकेट। हरियापुर के छोटे से गांव में एक मनीषा नाम की लड़की अपने पिता अमरेंद्र के साथ रहा करती थी। मनीषा को आम खाना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी तरफ अमरेंद्र गांव का मुखिया था और गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। अमरेंद्र अपनी बेटी के ऊपर जान छिड़कता था। एक दिन की बात है, मनीषा स्कूल की तरफ से एक स्टेडियम में जाती है जहां वो एक छोटा सा रॉकेट का डेमो देखती है, जिसे देखकर वो अपने दोस्तों से कहती है, अरे वाह, देखो तो कितना खूबसूरत है ये। आखिर इसे कहते क्या है? तभी वहां मनीषा की टीचर आती है जो उसे देखकर कहती है, इसका नाम रॉकेट है। ये आसमान में उड़ता है और चांद पर जाता है। ये इस गोले से दूसरे गोले पर जाने का साधन है। क्या बात है, एक गोले से दूसरे गोले पर जाने वाला साधन, वो भी रॉकेट। अब तो मुझे यही रॉकेट चाहिए। ये सोचकर जैसे ही मनीषा आम खाते हुए अपने घर पर पहुंचती है, वो अपने पिता के पास जाकर उनसे कहती है, पिताजी, पिताजी, आज मैंने एक स्टेडियम में बहुत ही अलग चीज देखी। अरे बेटी, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? चल जल्दी से मुझे बता, आखिर तुमने स्टेडियम में क्या देखा? आज मैंने स्टेडियम में एक बहुत बड़ा रॉकेट का डेमो देखा पिताजी। मुझे बिल्कुल वैसा ही असली का रॉकेट चाहिए। क्या कहा? रॉकेट? लेकिन बेटा, तुम रॉकेट से क्या करोगी? और ये रॉकेट होता किस लिए है? पिताजी, रॉकेट से हम इस गोले से दूसरे गोले पर जा सकते हैं। इस दुनिया से दूसरी दुनिया को देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज लगती है। अब तो मुझे इसे खरीदना ही पड़ेगा। अमरेंद्र रॉकेट को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंच जाता है। इतना बड़ा रॉकेट देखकर अमरेंद्र हक्का बक्का रह जाता है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रॉकेट! इतने बड़े रॉकेट को तो मैं कैसे खरीद पाऊंगा? ये तो मेरी औकात से बाहर है। अब मैं क्या करूं? अगर इसे खरीदा नहीं तो मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। यह सोचकर अमरेंद्र वापस अपने घर आ जाता है। जब वो वापस घर लौटता है तो मनीषा उसे देखकर कहती है, पिताजी, पिताजी, आप मेरा रॉकेट नहीं लेकर आए। कहाँ है मेरा रॉकेट? बताओ ना, मेरा रॉकेट कहाँ है? अरे बेटे, सब्र रखो, जरा मुझे सांस तो लेने दो।
तुम्हारा रॉकेट बहुत महंगा है, मैं उसे खरीद नहीं सकता, इतने पैसे मेरे पास नहीं है बच्चे। पिताजी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ आप पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो और आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। कैसे पिता हो आप? ऐसा कहकर मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। ये बात अमरेंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो खुद से कहता है, अरे अगर मनीषा ने ये बात गांव में बोल दी तो मेरी इज्जत का तो फालूदा ही हो जाएगा। अब मुझे किसी भी कीमत में इस रॉकेट को खरीदना ही होगा। अमरेंद्र फिर से स्टेडियम में जाता है और उस रॉकेट की कीमत लगाता है। तभी एक साइंटिस्ट अमरेंद्र से कहता है, तुम पागल हो क्या? ये रॉकेट कोई बिकाऊ नहीं है, ये तो वैसे भी एक डेमो है। देखिए, असली रॉकेट तो शहर के सबसे बड़े वाले स्टेडियम में रखा है और उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। करोड़ों रुपए। तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए रॉकेट खरीदना है तो तुम्हें बच्चों के खिलौने जैसा रॉकेट भी मिल जाएगा। क्या कहा? बच्चों के खेलने वाला रॉकेट? अरे भाई जल्दी बताओ, आखिर वो रॉकेट कहाँ मिलेगा? हाँ, वो तुम्हें शहर की किसी भी टॉय शॉप में मिल जाएगा, तुम वहां से जाकर ले लो। अमरेंद्र उसी समय अपनी बेटी मनीषा के लिए टॉय का रॉकेट खरीदने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद वो शहर से एक टॉय रॉकेट खरीद कर अपनी बेटी मनीषा को लाकर दे देता है। मनीषा रॉकेट को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिताजी, आप तो सच में मेरे लिए रॉकेट ले आए हो। मुझे बहुत खुशी है। आप तो दुनिया में सबसे अच्छे पिता हो। मैंने आपसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे मेरी बच्ची, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मनीषा अपना टॉय रॉकेट लेकर पूरे गांव में खेलती रहती है। ऐसे ही पूरे गांव में सभी बच्चे मनीषा का टॉय रॉकेट देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे उसका टॉय रॉकेट मांगते हैं। लेकिन मनीषा किसी को भी अपना टॉय रॉकेट नहीं दिखाती और अकेले ही अपने रॉकेट के साथ खेलती रहती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। खेलते खेलते मनीषा अपने रॉकेट के साथ अचानक से सड़क पर पहुंच जाती है, जहां सड़क पर उसे एक मैंगो पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट और प्यारा आम है, इसे तो मैं खा जाऊंगी। इतना कहकर मनीषा आम को उठाने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक बहुत ही तेज स्पीड में सामने से ट्रक आ रहा होता है, जिससे अचानक से उसकी बहुत तेज टक्कर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारी मनीषा वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी मनीषा को शांति नहीं मिलती, जिसके बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, इस ट्रक ने तो मुझे जान से ही मार दिया। अब मैं अपना आम कैसे खाऊंगी और कैसे अपने रॉकेट के साथ खेलूंगी? जैसे चुड़ैल की नजर उसके रॉकेट के ऊपर पड़ती है, उसका रॉकेट टूटकर चूर चूर हो जाता है, जिसे देखकर वो रोते हुए खुद से कहती है, ये क्या, मेरा तो रॉकेट ही टूट गया, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब मैं एक आम का रॉकेट बनाऊंगी। चुड़ैल ऐसा सोचकर अपने आप को लेकर स्टेडियम पहुंच जाती है। स्टेडियम में जैसे ही वो रॉकेट के अंदर बैठती है, वो उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी रॉकेट चल नहीं पाता। अरे अब मुझे याद आया, ये तो एक डेमो रॉकेट है, असली रॉकेट तो शहर में है। मुझे शहर जाना चाहिए, तभी मैं मैंगो रॉकेट बनाकर उड़ा पाऊंगी। तभी चुड़ैल आसमान में उड़ती हुई शहर पहुंच जाती है, जहां वो शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में जाकर रॉकेट के अंदर बैठ जाती है और अपने आप के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। देखते ही देखते वो रॉकेट आम का रॉकेट बन जाता है। आज तो मैं आम के रॉकेट की सवारी करके ही रहूंगी और यहाँ से दूसरे गोले पर जाऊंगी। मरने के बाद भी मैं दुनिया की सैर करूंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल रॉकेट का इंजन चालू करती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो मैंगो रॉकेट के साथ आसमान में उड़ जाती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चुड़ैल रॉकेट में उड़ती हुई चांद पर पहुंच जाती है, जिसके बाद ये खबर सारे साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है। अरे ये क्या, हमारा रॉकेट अपने आप उड़कर चांद पर कैसे जा सकता है? ऊपर से ये बिल्कुल आम की तरह दिख रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही साइंटिस्ट अपनी लैब के अंदर कैमरे चेक करता है, उसे रॉकेट के अंदर की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसके अंदर एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है।
अरे ये क्या, इस रॉकेट को तो एक बहुत भयानक चुड़ैल चला रही है, लेकिन इस चुड़ैल को रॉकेट चलाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हम मैं क्या करूं? साइंटिस्ट अपने सभी ऑफिसर को बुला लेता है, जिसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक ऑफिसर कहता है, देखो हमारे पास रॉकेट को ब्लास्ट करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, हमें इस रॉकेट को ब्लास्ट करना होगा। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर हमने रॉकेट को ब्लास्ट कर दिया तो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमें नया रॉकेट बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर ये चुड़ैल रॉकेट के साथ वापस हमारी दुनिया में आ गई तो पूरी दुनिया राख हो जाएगी और रॉकेट ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हमें रॉकेट का ब्लास्ट करना ही होगा। ऑफिसर की बात मानकर साइंटिस्ट को ना चाहते हुए भी चुड़ैल के आम रॉकेट को ब्लास्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से चुड़ैल चांद पर ही ब्लास्ट होकर मुक्त हो जाती है। चुड़ैल का डाकघर। रूपगंज गांव में कुछ समय से एक खतरनाक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा था। दरअसल वो डाकिया चुड़ैल अंधेरी रात में साइकिल पर सवार होकर गांव में आकर सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती थी, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। चुड़ैल हर रात सभी का दरवाजा खटखटाती, पर गांव का बच्चा बच्चा डाकिया चुड़ैल के कहर से वाकिफ हो चुका था। सुनो जी, ये चुड़ैल तो दरवाजा पीटे ही जा रही है। भाग्यवान चुप करो, इस चुड़ैल के कान बड़े तेज हैं। अगर उसने तुम्हारे सुगबुगाने की आवाज सुन ली तो आज ये डाकिया चुड़ैल हमारी मौत का पैगाम लिख डालेगी। चुड़ैल उनकी बातें सुनकर हंसती हुई कहती है, ये लुका छुपी का खेल खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। चुड़ैल वहां से गायब होकर किशोर की खिड़की से अंदर झांककर कहती है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। शातिर चुड़ैल झोले से चिट्ठी निकालकर खिड़की के अंदर फेंक देती है और दरवाजा खटखटाकर छप्पर से चिपक जाती है। तभी किशोर की नींद खुलती है। अरे ये आवाज कैसन थी? अचानक किशोर के पैर चिट्ठी पर पड़ते हैं। बाहर का नजारा देखकर लागत तो ना ही है कि भोर हुई गवा, कहीं ये खूनी चिट्ठी उ डाकिया चुड़ैल की हुई तो? किशोर की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ने वाली थी कि चुड़ैल अपने माया जाल से घड़ी की सुई 3 से घुमाकर 6 पर कर देती है। अरे ससुरी जाड़े का कोहरा भी इतना घनघोर छा जात है कि भोर का पता ही नहीं चल पावत है। खैर देखे तो जरा कौन की चिट्ठी आई है। किशोर वो चिट्ठी खोलता है जिसमें लिखा होता है, अगले ही पल तुम मरने वाले हो। चिट्ठी पढ़ते ही किशोर की आंत सिकुड़ने लगती है और खौफ के मारे आंखें बड़ी और धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी डाकिया चुड़ैल उसके सामने प्रकट होकर कहती है, तेरा वक्त पूरा हुआ, अब तुझे मरना होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? डाकिया चुड़ैल मेरे घर में घुस आई। चुड़ैल उसको मारकर सुबह के 4 बजते ही गायब हो जाती है। सवेरे गांव में रोना पीटना लगा हुआ था। लास्ट चेतावनी देने के बावजूद भी किशोर ने चुड़ैल के खूनी चिट्ठी को पढ़कर अपनी जान गंवा दी। सरपंच जी, पहले वो डाकिया चुड़ैल हमारे पास ही आई थी, लेकिन हम बच गए। पर बेचारा किशोर डाकिया चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया। इस तरह एक बार फिर से रात होती है। डाकिया चुड़ैल अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव में दस्तक देती है और गुनगुनाते हुए कहती है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चुड़ैल की चिट्ठी आई है। चुड़ैल सभी के घरों के आगे चिट्ठी रखते हुए उनका दरवाजा खटखटाती है, पर कुछ देरी बीतने के बाद चुड़ैल कहती है, ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े चुड़ैल से होशियारी करेंगे, इन्हें क्या लगता है ऐसा करके ये मुझसे बच जाएंगे। चुड़ैल गांव में रहने वाली सुरीली का दरवाजा खटखटाकर कहती है, आज तो मेरे बलि का बकरा यही बनेगी। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। चुड़ैल सुरीली के लालची स्वभाव का फायदा उठाती है। फिर सुरीली कहती है, बबलू जी, सुना आपने, हमारे लिए मनी ऑर्डर आया है। अरे पगला गई होगा, ये उस डाकिया चुड़ैल का छलावा है। पर अगर सच हुआ तो? आप भी ना एकदम फट्टू हैं। अगर वो चुड़ैल होशियार है तो मैं भी कोई मंदबुद्धि नहीं। सुरीली खिड़की से झांककर बाहर नजर दौड़ाती है। तभी उसे दरवाजे पर पैसों से भरा लिफाफा और एक चिट्ठी दिखाई देती है। वो लालच में आकर किवाड़ खोल देती है। अरे इन कड़क गुलाबी नोटों की खुशबू तो बड़ी लुभावनी है।
डाकिया चुड़ैल कोहराम मचाते हुए सुरीली को घसीटकर मैदान में लाती हुई कहती है, तूने इस मनी ऑर्डर के लालच में अपने मौत का पैगाम बुलाया है। डाकिन चुड़ैल, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है सुरीली। चुड़ैल सुरीली को मौत देकर कहती है, जब तक मैं इस गांव को शमशान में नहीं बदल डालती, डाकिया चुड़ैल के मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुरीली को मौत देकर चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसे ही हर रात कोई ना कोई शख्स अपनी जान गंवा रहे थे, जिसे देख सभी कहते हैं, सरपंच जी, ये डाकिया चुड़ैल एक एक करके सभी को ढेर कर रही है। अब तो गांव में इक्के दुक्के लोग ही जिंदा बचे हुए हैं। ये डाकिया चुड़ैल हमें भी खाक में मिलाकर ही दम लेगी। अब इस चुड़ैल के खौफ से हमको सिर्फ मंदा ही बचा सकती है। गांव के अंतिम छोर में बसी टूटी फूटी झोपड़ी में बूढ़ी मंदा अकेली रहा करती थी। सभी उसके पास आकर कहते हैं, सरपंच, तू यहाँ अब क्या लेने आया है? मंदा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन ये गांव वाले बेकसूर हैं। अब उस डाकिया चुड़ैल से सभी को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तुम लोगों ने जो अपराध किया उसकी यही सजा है। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक दिन। आखिर मंदा किस घटना का जिक्र कर रही थी, जानने के लिए कहानी में थोड़े समय पीछे का रुख करते हैं। चित्रा, मैंने तेरी जरूरत का सब कुछ रख दिया है। चित्रा जैसे ही बैग लिए निकलती है, गांव के लोग कहते हैं, अरे लाख समझाने पर भी ये मंद बुद्धि मंदा समझने को राजी ही नहीं। बेटी ज़ात को ज्यादा पढ़ावे लिखाए के का जरूरत है? और क्या करना तो इसे भी चूल्हा चौका ही है। आप लोगों की इस छोटी सोच के चलते रूपगंज गांव आज तक पिछड़ा हुआ है। ना एक अच्छा विद्यालय है, ना एक डाकघर। तू जा बिटिया और अपना सपना साकार करना। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे संग है। चित्रा शहर में पढ़ने के लिए आ जाती है। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं और उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में फोन तो क्या, मेरे गांव में एक डाकघर की भी व्यवस्था नहीं। अब मैंने ठान लिया है कि मैं पढ़ लिख कर एक डाकिया बनूंगी, ताकि गांव से दूर रहने वाले परिवार के सदस्य को खत के द्वारा एक दूसरे का हाल चाल पूछ सके। चित्रा की कड़ी मेहनत विशेष प्रभाव दिखाती है। सरकार से अर्जी पास कराकर वो अपने गांव में डाकघर का आविष्कार करके एक डाकिया के पद पर नियुक्त होकर अब चिट्ठियां लाया और ले जाया करती थी। डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। बिना मेरी इजाजत के तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव में डाकघर खोलने की? कल की जन्मी छोकरी कहीं की। सरपंच जी, इसमें हर्ज क्या है? जब से चित्रा बिटिया डाकिया बनी है, हम सभी अपने करीबियों का हाल चाल जान पाते हैं। हाँ, गांव में डाकघर की सुविधा होनी ही चाहिए, ताकि एक डाकिया ही तो कोसों दूर रहने वालों की भी चिट्ठी के द्वारा एक कड़ी से जोड़ता है। सभी चित्रा के पक्ष में बोल उठते हैं। ये बात सरपंच को रास नहीं आती और देर शाम जब चित्रा चिट्ठियां बांटकर लौट रही होती है, तब सरपंच उसे घेर कर कहता है, मामूली सी डाकिया क्या बन गई? तेरी तो गांव में धौंस जम गई है। मैं कहती हूँ, छोड़ो मेरा रास्ता। मंगल के सामने दादागिरी न झाड़ो, वरना महंगा पड़ेगा। मंगल, टेटुआ दबा दे साली का। बड़ा इसका डाकिया बनना ही इसकी मौत की वजह बनेगा। और तूने उसको बेरहमी से मार डाला सरपंच। अंधेरा छाते ही एक बार फिर चुड़ैल तूफानी बवंडर मचाकर प्रकट होती है। आखिर आज मुद्दतों बाद तू मुझे मिल ही गया। आज मैं तसल्ली से तेरी मौत का पैगाम लिखूंगी। रुक जा चित्रा, छोड़ दे इसको। चुड़ैल गुस्से में बौखलाई सबके आपे से बाहर होकर विशाल रूप धरे सरपंच को अपने पैरों से रौंदकर मार डालती है। बस चित्रा, तूने अपने कातिलों को मौत के घाट उतार डाला। अब रोक दे ये मौत का खेल और चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें इस गांव में दोबारा डाकघर बनवाना होगा और मेरे अधूरे काम को पूरा करना होगा। तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हम वादा करते हैं। चुड़ैल उनकी आंखों से ओझल हो जाती है और रूपगंज गांव में चित्रा नाम से डाकघर का आविष्कार होता है और कल तक पिछड़ा हुआ रूपगंज गांव संपन्न और समृद्ध गांव की श्रेणी में शुमार हो जाता है। भूतिया संदूक। रात का समय था। 4 चोर गांव से चोरी करते हुए एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे। अबे क्या यार, जब देखो ये चिंदी चोरियां करते रहते हो।
थोड़ी बड़ी चोरी के बारे में सोचो जिससे हमारा फ्यूचर बन जाए। अबे फ्यूचर की बात कर रहा है? अरे हमारी जिंदगी तो अक्खा जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है सिवाय चोरी करने के। पहले छोटी चोरियों को तो सही से करो। तभी उनमें से एक सुधीर नाम का लड़का कहता है, मेरे ख्याल से राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तक हम कहीं बड़ा हाथ नहीं मारेंगे तब तक हम ऐसे ही चिंदी चोरी करते रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि कोई अली बाबा का खजाना ही मेरे हाथ लग जाए, या कोई ऐसा संदूक जिसके अंदर ढेर सारा सोना ही सोना हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा केवल सपनों में ही होता है। चलो यारो, बहुत जोरों से भूख लगी है, कहीं रुक कर कुछ खा लेते हैं। तभी राघव को एक हवेली दिखाई देती है। अरे वो देखो, वो हवेली कैसी है? हमारे रुकने के लिए वही ठीक होगी, आज की रात वहीं गुजारेंगे। राघव की बात सुनकर सभी हवेली के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो चारों चोर हवेली का दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खुलते ही उसके अंदर से कई सारे चमगादड़ निकल कर बाहर आते हैं। यहाँ तो इतने सारे चमगादड़ हैं, अपन सोएगा कैसे? अबे तू भी किसी चमगादड़ से कम नहीं है। मुझे तो अंदर जाने से डर लग रहा है, कितनी पुरानी हवेली है। अला, अपन है ना तेरे साथ बिडू, अगर भूत आएगा तो दोनों मिलकर उसके साथ कुश्ती खेलेंगे। तभी वो चारों अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ा संदूक दिखाई देता है। अरे यार चलो इसे खोलते हैं, आज तो सच में अली बाबा का खजाना हाथ लग गया। तभी वो चारों चोर लालच में आकर उस संदूक को खोलने लगते हैं, जिसके बाद जैसे ही संदूक खुलता है उसके अंदर से कई सारे चमगादड़ों के साथ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। क्या बात है, आज तो मुझे पेट भर के खाने को मिलेगा। तुम चारों का मेरे पेट में स्वागत है। चुड़ैल को देखकर वो चारों बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं, जिसके बाद सुधीर डरते हुए कहता है, चुड़ैल चुड़ैल, इतनी भयानक चुड़ैल। देखा लालची लौंडो, तुम्हारे चक्कर में मैं भी तुम्हारे साथ फंस गया हूँ। लालच बुरी बला है। ऐसा कहकर चुड़ैल एक एक करके उन चारों को मारने लगती है, जिसके बाद वो उनके टुकड़े टुकड़े करके अपने संदूक में भर लेती है और संदूक को बंद कर लेती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, उस हवेली का गार्ड हवेली का दरवाजा खुला हुआ देखकर समझ जाता है। लगता है रात के समय कोई अंदर गया होगा। तभी गार्ड हवेली के अंदर चला जाता है। जैसे ही गार्ड अंदर पहुंचता है, उसे संदूक के अंदर से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। खून खून, हे भगवान, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से जाना होगा। जैसे ही गार्ड हवेली से बाहर की तरफ भागने लगता है, चुड़ैल तुरंत उसे अपने संदूक में खींच लेती है और संदूक का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी संदूक के अंदर से आवाज आती है, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। हवेली की ये रहस्यमय बात गांव से लेकर किसी को भी पता नहीं थी, और जो भी रात के समय उस हवेली के अंदर जाता है लौट कर वापस नहीं आता। चुड़ैल अपने भूतिया संदूक में लोगों को मार कर ले जाती है। ऐसे ही एक दिन सूरज और लक्ष्मी अपनी शादी के बाद घूमने के लिए बाहर गए थे, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था। लक्ष्मी, बहुत रात हो गई है, अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सूरज को एक हवेली दिखाई देती है, जिसके बाद वो अपनी कार रोकता है। अरे देखो लक्ष्मी, सामने कितनी बड़ी हवेली है, आज की रात तो हम यहीं गुजार सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। काफी पुरानी हवेली है। सूरज और लक्ष्मी दोनों कार से निकलकर हवेली के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते हैं, उसके अंदर से बहुत सारे चमगादड़ निकलकर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर लक्ष्मी बहुत डर जाती है। ओहो, डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना, चलो अंदर चलते हैं। सूरज के कहने पर लक्ष्मी हवेली के अंदर चली जाती है। अरे वाह, क्या मस्त हवेली है, अंदर से तो बिल्कुल चकाचौंध है भाई। हवेली को देखकर लक्ष्मी खुश हो जाती है और सूरज के साथ आराम करने के लिए एक कमरे में जाकर सो जाती है। जैसे जैसे रात गहरी होने लगती है, भेड़िए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक से लक्ष्मी की नींद खुल जाती है और वो अपने आसपास देखती है। अरे ये क्या, ये हम लोग कहाँ हैं? चारों तरफ हड्डियों का कंकाल पड़ा है। तभी लक्ष्मी सूरज को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से सूरज उठ नहीं पाता, जिसके बाद लक्ष्मी पानी पीने के लिए बाहर आती है और बाहर उसे एक बड़ा सा संदूक दिखाई देता है। इतना बड़ा संदूक, अरे वाह, पहले के जमाने में संदूकों के अंदर सोने, गहने और हीरे जवाहरात रखे जाते थे। इसमें क्या हो सकता है? तभी लक्ष्मी संदूक खोलने के लिए आगे बढ़ती है,
जैसे ही वो संदूक को खोलने वाली होती है, उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। लक्ष्मी बहुत बुरी तरह डर जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, पीछे उसका पति सूरज खड़ा होता है। हाजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी रात के समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी पीने गई थी, लेकिन अचानक से मेरी नजर इस संदूक पर पड़ी। तभी अचानक से वो संदूक अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है, जो सूरज और लक्ष्मी से कहती है, आ गया मेरा शिकार। सही समय पर आए हो, बहुत जोरों से भूख लगी थी, अब तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल को देखकर सूरज और लक्ष्मी दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। तभी चुड़ैल उनसे कहती है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? एक बार जो इस हवेली में आता है वो वापस लौट कर कभी नहीं जाता। चुड़ैल हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से। तुम लोगों को मार कर ही तो मैं अपना बदला पूरा करूंगी, तो फिर तुम्हें कैसे छोड़ दूं? बदला? कैसा बदला? किस बदले की बात कर रही हो तुम? ये सब तुम्हारे पूर्वजों की वजह से हुआ है। आज अगर उन्होंने मेरा ये हाल ना किया होता तो शायद मेरी आत्मा संदूक में बंद कभी नहीं होती। आखिर मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा तुम हम दोनों को दे रही हो? ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इस हवेली में अपने बाबा के साथ रहा करती थी। हम लोग बहुत अमीर थे। अमीर होने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा सुंदर भी थी और एक भानु सिंह नाम के राजकुमार को बहुत पसंद थी, लेकिन अपने बाबू को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसने मुझसे बदला लिया और मेरे बाबा को मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके इस संदूक में भर दिए और उसने मेरे भी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके संदूक में भर दिए। भानु सिंह और कोई नहीं, तुम्हारे परदादा थे। मेरे बाबा तो मर गए, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं इस संदूक में कैद हो गई और मैं सबको मारकर अपनी मौत का बदला लेती हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को मारकर तुम अपनी मौत का बदला लेना ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा से मुक्ति ले लेनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं यहाँ से मुक्त हो सकती हूँ। इस संदूक में मेरे शरीर के कुछ छोटे टुकड़े हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। अगर तुम मेरा अंतिम संस्कार कर दो तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सूरज और लक्ष्मी चुड़ैल की बात मान लेते हैं और चुड़ैल की आत्मा का अंतिम संस्कार करने के लिए अगले दिन सुबह हवेली में एक पंडित को बुलाते हैं, जिसके बाद पंडित चुड़ैल की मुक्ति के लिए एक हवन करने लगता है। कुछ ही देर में हवन संपन्न हो जाता है और चुड़ैल को वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।